नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर का जो अद्वितीय गायन और संगीत के प्रति समर्पण भारत संगीत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने वाला प्रेरक उदाहरण है। उनकी आवाज ने सिर्फ संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध नहीं किया, बल्कि भारतीय संगीत की शुद्धता और भावनात्मक गहराई को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कृति और समर्पण कला जगत के लिए अमूल्य धरोहर है जो सदैव हमारे हृदय में जीवंत रहेगी। उनके संगीत का जादू आज भी हर किसी के दिल को छू रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 सगी बहनों के कोरियन लहर के फेर में यानी कल्चर के फेर में फंसकर 9वीं मंजिल से कूदकर जान दिए जाने के मामले ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। इस घटना ने छोटे बच्चों के मोबाइल की लत पर बहस शुरू कर दी। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और इसको लेकर स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए होमवर्क या असाइनमेंट देने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की घटना पूरे समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी। कोरोना काल में स्कूलों ने मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई थी, लेकिन हालात सामान्य होने पर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क और असाइनमेंट दिया जा रहा है। इससे बच्चों में मोबाइल की लत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो गाजियाबाद की घटना पर बबीता चौहान का बड़ा बयान आया है। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है, क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद में बीते दिनों ये घटना घटी, हर किसी की आंखों को खोल देने वाली ये पूरी घटना थी, जिसको लेकर अधिकारी, कर्मचारी, माँ बाप, समाज सबने इस पूरी घटना को सुनने के बाद वो परेशान हो गए। तो इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गाजियाबाद की जो घटना आपने सुनी, एक तो इस पर आपकी क्या टेक है, इस पर आपके क्या समझते हैं, ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा कल्चर क्यों बन रहा है, क्यों जो हमारी युवा पीढ़ी है या कहें कि बच्चे जो है इससे इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने पे 1 मिनट में नहीं सोच रहे हैं? हाँ, यह निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं गाजियाबाद की इस 3 सगी बहनों से जुड़ी घटना पर जी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जी। और चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ, इसलिए ये एक खुली चेतावनी है सभी माँ बाप के लिए। कि जो माँ बाप एकांत में समझ रहे हैं कि उनके बच्चे एकांत में मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि किस प्रकार से कोरियन गेम्स जैसे तमाम प्लेटफॉर्म उनको अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना के बाद इन तीनों बच्चों की पढ़ाई छूटी और पढ़ाई छूटने का कारण भी कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़े गेम्स से। जानकारी में आया है कि पढ़ाई के वक्त में उन्होंने जो गेम शुरू किए, उस गेम से इनकी पढ़ाई की जो शैक्षणिक क्षमता थी वो कमजोर हुई और शर्म के मारे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि परिवार को इस पर निगाह रखने की आवश्यकता थी। ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये मोबाइल किसने दिया, और मोबाइल दिया तो आपने उन बच्चों पर निगाह क्यों नहीं रखी, आपको रेस्ट्रिक्टेड लिबर्टीज रखनी चाहिए थी। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि इसमें परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में बच्चों पर निगाह रखने की आवश्यकता है, उनको देखने की आवश्यकता है, शिक्षकों को भी देखने की आवश्यकता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन तो नहीं है, हिंसात्मक तो नहीं हो गए। इन सारी बातों पर निगाह डालते हुए हम लोगों को इस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जी, कि अभी आर्थिक सर्वेक्षण अभी आए हैं 25 और 26 के। आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने भी उस पर चिंता व्यक्त की। अभी 8-10 दिन पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें रहा है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं, और तमाम गोवा में और आंध्र प्रदेश में तो इस पर कानून लाने की तैयारी भी हो गई है। डॉक्टर विशेष कुमार जी, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मतलब आप अध्यक्ष थे और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो छोटे बच्चों को हाथ में आसानी से मोबाइल थमा देना, पहले बच्चे शरारत करते थे तो माँ बाप समय बिताते थे उनके साथ में,
स्कूल जाते थे, जब कॉलेज जाते थे, तो वहां पर शिक्षक उनके साथ बैठते थे। आज का जो ये कल्चर है, आज का जो ये समय है, आज की ये जो सोशल मीडिया की पूरी ये दुनिया है, ये पूरी की पूरी, ये कितना भ्रमित कर रही है नौजवानों को, बच्चों को, क्योंकि आज भी माँ बाप भी ऐसे ही हैं कि जरा सा बच्चा रो दे तो हाथ में मोबाइल थमा के वहां से निकल जाते हैं। क्या सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, या वाकई में ये समाज, ये शिक्षा, ये सारी कुछ चीजों में बदलाव करने की जरूरत है? अन्यथा ये गाजियाबाद वाली घटना न करे नारायण, हमें तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। देखिए, इसमें 2-3 बातों पर निगाह रखने की आवश्यकता है जी। सबसे पहले हम कहते हैं कि परिवार पारिवारिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ है तो बच्चे को वहाँ तमाम, चाहे पोषण का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, उसके साथ समय बिताने का अधिकार है, उसको नाम देने का अधिकार है, परिवार का काम था। लेकिन स्थिति ये हुई कि संयुक्त परिवार टूट गए, दादा दादी नाना नानी नहीं रहे। उसके बाद केवल केंद्रीय परिवार आए, केंद्रीय परिवार में केवल माँ बाप और उनके विवाहित बच्चे हुए, और इसके बाद के आणविक परिवार आ गए, उनको एटोमिस्टिक फैमिली कह रहे थे। जिस प्रकार से परमाणु में अणु की भूमिका होती है, उसी प्रकार से हर परिवार में सबकी एक अलग आइडेंटिटी, बच्चों की अलग पहचान बन गई, माँ बाप की अलग बन गई, माँ बाप अलग मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे अलग मोबाइल चला रहे हैं, सामाजिक रिश्ते टूट गए हैं, घर में कोई बच्चों से बात नहीं कर रहा, उनके साथ कोई भोजन नहीं कर रहा, उनके दुख दर्द को नहीं सुन रहा। तो एक बहुत बड़ा काम, उनका जो एकांतपन है, माँ का बाहर जॉब करने चले जाना, पिता का बाहर जॉब करने चले जाना, घर में बच्चों का अकेलापन, उस अकेलेपन की क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं हम अपना सुरक्षा कवच देकर मोबाइल के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे थे। और केवल मोबाइल से नहीं, बल्कि मोबाइल एक बहुत बड़ा यंत्र बन गया है उसके मनोरंजन का। जहां उसकी ऑनलाइन शिक्षा है वहां उसका मनोरंजन भी है। लेकिन वो चूंकि नाबालिग है, अभी जानता नहीं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कि किस प्रकार से इन गेम्स की गिरफ्त में हम आ जाते हैं, तो धीरे धीरे परिवार से कट जाता है बच्चा, समाज से कट जाता है, दोस्तों से कट जाता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी कट जाता है। और इन गेम्स की गिरफ्त में आकर जिस प्रकार से ये गेम्स का जो टास्क बेस्ड गेम है, ये उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। कई बार तो ये गेम तमाम बिटकॉइन के नाम से करेंसी का लालच उसको देते हैं, और उस करेंसी की लालच के चक्कर में बच्चा धीरे धीरे गिरफ्त में आता चला जाता है। तो परिवार अब चूंकि छोटे हो गए, इसलिए पुनः परिवारों को कहीं ना कहीं मोबाइल फास्ट करने की आवश्यकता है, बच्चों को देखने की आवश्यकता है, बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं उन पर निगाह रखने की आवश्यकता है, उनको डांटने के हिसाब से उनके दोस्त बनने की आवश्यकता है, उनसे प्रेम और सद्भाव से पेश आने की आवश्यकता है। ये अब रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय करीब 40-50 करोड़ तो कम से कम फेसबुक पर है, 40-50 करोड़ लगभग इंस्टाग्राम पर है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार सबसे बड़ा है, जहाँ पर 75 करोड़ हर साल यहाँ मोबाइल बिकते हैं। ये रोग कितना तेजी से फैलने वाला है, इस पर निगाह रखने की आवश्यकता है, और इसमें परिवार की, स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। डॉक्टर विशेष जी, आप चलिए मान लीजिए कि एक परिवार में 3 लोग हैं, माँ बाप हैं, वो एक उनका बच्चा है, अब पिता को भी नौकरी करने जाना है, अभी आपने बताया कि माता जी भी कहीं जॉब करती हैं तो वो भी चली गई, जो बच्चा है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे इन बच्चों को इन सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, किस तरह से इनको तैयार किया जाए, थोड़ा ये बताइए। और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, माता पिता को भी, शिक्षकों को भी, समाज को भी, क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्या इस पर अब कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है जी। सरकार बहुत तेजी से इस पर कानून बनाने की बात कर रही है। और अभी चूंकि बबीता चौहान जी इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी डीएम को एक पत्र लिखा है, और उसने साफ कहा है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि कक्षा 5 तक के बच्चों को आप जो शैक्षणिक कार्य है वो ऑनलाइन नहीं देंगे, केवल आपको उस पर कापियों पर काम कराने के लिए होमवर्क उनको देंगे। तो इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। बिल्कुल। अब जहां तक स्कूल का और माँ बाप का, देखिए माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं हम बच्चों को डे केयर में छोड़ रहे हैं, लेकिन डे केयर के बाद अपनी उस समय की क्षतिपूर्ति के लिए माँ बाप को शाम को उन बच्चों के साथ बैठना, उन बच्चों को कहीं साथ ले जाना, उन बच्चों के स्वभाव के अनुकूल काम करना, क्योंकि मोबाइल से अगर आपको बचाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर स्क्रीन टाइम को घटाना है तो अपना समय बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षकों को भी पूरे तरीके से पाठ्यक्रम न पढ़ा के अपने छात्र को पढ़ाना पड़ेगा, और छात्र को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम उससे फेस टू फेस बात करें, उसको फील्ड में ले जाएं, फील्ड में उसकी काउंसलिंग करें, उससे चर्चा करें, उससे वार्ता करें, और पाठ्यक्रम के साथ में अपनी जिंदगी से भी उनको पढ़ाएं, ताकि वो भारतीय संस्कृति मूल्यों से
परिचित वो हो सके। तो समय उनको स्क्रीन टाइम कम करना है तो अपना समय अधिक बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान में ऐसे मोबाइल फास्ट के लिए तमाम, महाराष्ट्र वगैरह में आप देखिए तमाम ऐसे प्रयोग हुए हैं जहां पर शाम को पूरा का पूरा गांव पूरा लाउड स्पीकर पे घोषणा होती है कि मोबाइल बंद, 4-5 घंटे के लिए मोबाइल बंद होके सारा गांव साथ बैठता है, चर्चा होती है, रामायण की चर्चा होती है, तमाम ऐसे अपने धार्मिक स्तोत्रों की चर्चा होती है। तो बातचीत करना, संवाद के लिए समय बढ़ाना, बच्चों से दोस्ती करना, बच्चों को डांटने के स्थान पर उनसे दोस्ती करके बहुत समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि अब परिवार, पहले दादा दादी नाना नानी होते थे तो माँ बाप डांटते थे तो दादा दादी नाना नानी की गोद में छिप जाते थे। तो माँ बाप के प्रति जो विरोध और हिंसात्मक उसके दिमाग में बातें आती थी वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज दादा दादी के, अब वो नहीं है। तो हमें ऐसे आइलैंड खड़े करने पड़ेंगे सामाजिक संबंधों के, जहाँ इन बच्चों की चिंता हम कर सके, और बच्चों की चिंता करते हुए हम इनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इनके साथ सहभागिता हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, विशेष कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये समझाने के लिए किस तरह की चीजों का बदलाव बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच जी। जिस तरह से गाजियाबाद की ये घटना हुई, इस पर बबीता चौहान ने बाकायदा पत्र लिखा है। सभी जिलाधिकारियों को ये नोटिस भी भेजा गया है कि कक्षा 5वीं तक के बच्चों को किसी प्रकार के जो उनके वर्कों में उनको जो है आप होमवर्क हैं उन्हें आप व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेजेंगे। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और उत्तरी विधानसभा से विधायक रविंद्र जायसवाल ने वोट जिहाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान 9,000 से ज्यादा ऐसे नाम सामने आए हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई है। आरोप है कि एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार मतदाता सूची में दर्ज है और बड़ी संख्या में एक विशेष धर्म के लोगों के नाम संदिग्ध तरीके से जोड़े गए हैं। मंत्री ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिला निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की है और यह कहा कि वो जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की औपचारिक शिकायत करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। अरे प्रमाण है भाई, मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, पेन ड्राइव में है और ये हार्ड कॉपी है। एक एक के नाम पर 2 बार क्या क्या इनका नंबर है, कहाँ कहाँ है, अगर 5 बार है तो कहाँ कहाँ है, ये आपको सामने दे रहे हैं, पीपीटी पर है, स्क्रीन भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि गहन जांच करने की जरूरत है, अभी गहन करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर लड़कियों का नाम ससुराल में मायके में 2 जगह तो अपराध है। कतिपय बूथों के संबंध में शिकायतें मिलती रही हैं और समय समय पे उसका निस्तारण कराया जाता रहा है। आज अभी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ पे कुछ आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं जो अलग अलग बूथों के संबंध में है। सभी मामलों का हम लोग यहाँ पे परीक्षण कराएंगे, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई। जो लापरवाह होगी सर उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी जो सामने मेरे रखी गई है बात, उसमें एक बूथ और दूसरे बूथ पे सेम नाम होने की बात है, तो बीएलओ तो अपने बूथ पे परीक्षण कर सकता है। जो दूसरे बूथों पे डुप्लीकेसी की बात है वो जब संपूर्ण परीक्षण होगा तभी सारी बातें पूरी तरीके से सामने आएंगी, जो भी आएगी उसके हिसाब से विधिवत। अरे प्रमाण है भाई, मेरे वोट जिहाद की बात कही जा रही है और आपको बता दें कि मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल यूपी सरकार में, और उनका ये आरोप है कि एक खास धर्म विशेष का जो है नाम जोड़ा गया है भारी मात्रा में, और वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको लेकर वो जिलाधिकारी के पास भी जाएंगे और उसके बाद सवाल उठाए हैं, तमाम गंभीर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर इस तरह से कैसे कोई प्रभावित होकर इस तरह के नाम ऐड कर सकता है, और तमाम शिकायतें उनकी हैं वो जिसको लेकर वो जिलाधिकारी से पर्सनली मिलेंगे और फिर उनसे शिकायत दर्ज कराएंगे। तो वाराणसी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर वोट जिहाद इसे कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई एक खास वर्ग का नाम जो है वो ज़्यादा इसमें ऐड किया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये खबर आ रही है वाराणसी में वोट जिहाद का मामला आया है, मंत्री इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ ये पूरी खबर, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, कौन बता दें आपको, वाराणसी के उसी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल ने
कोर्ट जिहाद का मामला उठाया है। मंत्री रवि जायसवाल ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9,000 ऐसे वोटर पाए गए हैं जिनके जो है सही व्यक्ति के नाम कई जगहों पे वोटर लिस्ट में शामिल है। इसको लेकर एक खास संप्रदाय के लोगों को इसकी बात की है। खास संप्रदाय के लोग ही हैं जिनके द्वारा टारगेट करते हुए विपक्ष ने इस मामले को आगे बढ़ाया है और वोटों की संख्या बढ़ाया है, इजाफा किया है और भारी त्रुटि इस मामले में कहा है कि काफी बड़ी त्रुटि मतलब त्रुटि है सभी के तहत जो है सरकार को लेकर के और ऐसे लोगों को इस पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी वाराणसी से मिलकर के ज्ञापन किया। धर्मेंद्र, ये जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोट जिहाद एक खास धर्म विशेष का जो है नाम ज्यादा ऐड कर दिया गया, खुद मंत्री हैं, प्रशासन इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, जिलाधिकारी से इसको लेकर शिकायत करें, चुनाव आयोग के पास जाएं कि भाई इस तरीके से SIR में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन फिर इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस तरह के हंगामा करना कि एक खास विशेष धर्म का नाम ऐड किया जा रहा है, फिर जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना, तो क्या ये राई का पहाड़ नहीं बना रहे क्या मंत्री जी? जी बिल्कुल, बता दें रविंद्र जायसवाल जी सरकार में वर्तमान में स्टाम्प शुल्क पंजीयन मंत्री भी इस वक्त हैं और उसके विधानसभा विधायक हैं। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सरकार में रहते हुए सरकार के अधीनों पर जो है अधिकारी जो है उनके द्वारा SIR का प्रक्रिया पूरी की जा रही है और SIR की प्रक्रिया पूरी की जाने के बावजूद अब तक त्रुटि से दोबारा वही त्रुटि फिर सामने आ रही है। जिस त्रुटि को दूर करने के लिए SIR चलाई जा रही है तो कई इंसान के नाम कई जगह पे जो है पाए जा रहे हैं, तो इसी पर समस्याओं को दूर करने के लिए SIR सरकार ने कराई और वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जा रही है और वही मामला के सामने आ रहा है। धर्मेंद्र, जब जिलाधिकारी के सामने ये बात पहुंची होगी, जाहिर सी बात है मंत्री जी अब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातें रखेंगे तो जिलाधिकारी तो सुनेंगे ही। जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया भाई इस गड़बड़ी को लेकर, जैसा कि मंत्री आरोप लगा रहे हैं? जिलाधिकारी वाराणसी ने इस बात को लेकर के संज्ञान में लिया है और कहा है कि इस मामले को त्रुटि को जांच की जाएगी, जांच का विषय है और जिन DLO के द्वारा जिन अधिकारियों के द्वारा इस काम में लापरवाही बरती गई है, जिनके द्वारा त्रुटि की गई है, उस पर जांच करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धर्मेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो SIR में 9,000 नाम संदिग्ध हैं, जैसा कि मंत्री रविंद्र जायसवाल ये बता रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो की गई हैं। अब इसको लेकर जिलाधिकारी अपनी बात रख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो BLO हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चंदौली में हाईवे पर खड़े वाहन में अनियंत्रित ऑटो की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक को झपकी आने के बाद नियंत्रण खो बैठा और इसी वजह से यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा उस समय हुआ जब ऑटो सवार वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद इलाके जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया और इस घटना की जो भयावहता है वो इस बात से लगाया जा सकता है अंदाजा कि आरोपी ने बच्ची की चीखों को दबाने के लिए कमरे में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाया हुआ था। दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों के डर से उसने गांव के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मासूम बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम समेत साक्ष्य एकत्रित किया और पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल शुरू की। एसपी विक्रम दहिया ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बच्ची की उपचार जो है उसका लगातार किया जा रहा है। आज दिनांक 5 फरवरी को जनपद पीलीभीत में थाना देवरिया कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटैया में एक लगभग 2.5 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें जो अभियुक्त है प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उसने आत्मग्लानि में फांसी लगा ली है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत ठीक है, डॉक्टर से बात हुई है, खतरे से बाहर है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के देहात थाना क्षेत्र के पचोकरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की चाकू से गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार होने के बजाय पास के ही एक मकान में खुद को बंद कर लिया और छिप गया।
हत्या की सूचना मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपी को बाहर निकालने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की और जिससे हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गए। सूचना पर एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस को ग्रामीणों के विरोध और नोकझोंक का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। आज दोपहर लगभग 1:30 बजे थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पचकौरा में एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र उम्र 32 वर्ष की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि उसी गांव के रहने वाले व्यक्ति धीरज उम्र 22 वर्ष ने चाकू से उसकी हत्या कर दी है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दोपहर तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में बड़ी खबर सामने आई, जहां नेशनल हाईवे 9 पर रात के अंधेरे में लकड़ी माफियाओं ने सरकारी सफेदा के 9 पेड़ों को काट डाला और बताया तो ये भी जा रहा है कि चोरों ने पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया और मौके से लकड़ी को आरा मशीन तक पहुंचा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वन विभाग की टीम ने एक आरा मशीन पर छापा मारकर 7 पेड़ों की लकड़ी बरामद की। बिना लाइसेंस चल रही आरा मशीन को मौके पर ही सील कर दिया गया। पेड़ काटने में शामिल ठेकेदारों के घरों पर दबिश दी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि सरकारी पेड़ों की कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। 2 और 3 की रात्रि में NH9 पे चौधरी प्रॉपर्टी के सामने से 9 पेड़ 2 स्थानों से काटे गए थे। जी, हमें सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो रास्ता बनाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने पेड़ों को कटवाया है। 2 स्थानों से पेड़ काटे गए थे, 9 पेड़। माल मौके से गायब था। हमने आसपास छानबीन करी तो पता लगा कि तालिब के द्वारा इन पेड़ों का कटान करके माल को ले जाया गया उनके ट्रैक्टर से। उसके बाद हमने छापामारी करी अगले दिन, तो छापामारी में पता लगा जगह जगह फुटेज निकाली, चौकी की, पेट्रोल पंप की और चीज़ों की। तो एक ट्रैक्टर सीसीटीवी फुटेज में आया, ये शेरू उर्फ अल्लू चौधरी का, जो उसमें सहयोग में रहा था। अर्जुन ट्रैक्टर था। जो ट्रैक्टर फंसे हुए थे उन्हें निकालने हो गया था। जब हमने उसे ट्रैक्टर को उनके घर पर गए, दबिश दी, तो उनके द्वारा बताया गया कि माल जो है नदीम की आरा मशीन पर गया। हमने नदीम की आरा मशीन पर आज सुबह समाज स्टाफ को ले जाके छापा मारा तो वहाँ पे 7 पेड़ों का माल बरामद हो गया। 1 पेड़ का चिरे हुए का माल। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। श्याम, जिस तरीके से ये लकड़ी माफियाओं का आतंक देखने को मिला है, कहाँ की ये खबर है? क्या कुछ ये पूरी खबर, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक माफियाओं के खिलाफ? विस्तार से बताइए। जी शिवम, आपको बता दें ये जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की घटना है, जहां पर हाईवे पर लकड़ी माफियाओं का आतंक है। और वो जहां हरे भरे सफेदे के पेड़ जो हरी लाइन कहलाने वाले गढ़मुक्तेश्वर का क्षेत्र में से जहां 9 पेड़ हरे भरे काट लिए और उन्हें काट के ले जाके आरा मशीन पे ले जाके बेच दिया, जिसमें कि कई लोग शामिल थे और जानबूझ के किया गया। ये घटना 2 से 3 की रात की घटना है। जी नहीं तो श्याम, मतलब यो पुराने पिक्चरों में आता था ना कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है अंत में, इसीलिए कहा जाता है कोई भी घटना घट जाए पुलिस सबसे अंत में आएगी। जब पेड़ की कटाई हो गई, आरा मशीन पे लकड़ी चला गया, सब कुछ कट गया, सब अपने अपने घर जाने लग गए, तब इनको किसी ने खबर दी, तब जाके इनकी आंखें जागी, तब जाके ये काम करना शुरू किया। और अब ये व्यापारी को ढूंढ रहे हैं, ठेकेदार को ढूंढ रहे हैं और मशीनों को ढूंढ रहे हैं। मतलब 9 पेड़ों की कटाई हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं चला और अब जाके इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो फिर क्या प्रशासन की अनदेखी नहीं है या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा होगा क्या इस पूरी घटना को लेकर? जी शिवम, बता दें कि बिल्कुल आपकी बात सही है। और यहाँ पे जो वन विभाग जो अधिकारी हैं वो अधिकतर कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं। जहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर और बहादुरगढ़ का जो हरी प्रदेश कहलाने वाला हरी बेल्ट है, वहाँ पे आए दिन ये घटना होती है। अभी 4 से 5 दिन 2
पेड़ जो उसके आम के थे वो भी हरे भरे काट लिए थे। सूचना पे नहीं पहुंच पाए थे वन विभाग के अधिकारी। अब जब मेन रोड पे NH9 पे जब ये घटना हुई तब देखा गया कि जब उन्होंने कई लोगों ने शिकायत करी तब वन विभाग के अधिकारी करण सिंह रेंजर कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं और ये घटना को अंजाम देने के लिए देखते हैं, जिसमें देखा गया कि एक महेंद्र CCTV जब वगैरह जो टाले और चेक करे तब इनमें पेड़ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिवम। नहीं तो फिर श्याम, अगर वो चलो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो अगर वो जाग भी गए, क्या कार्रवाई किया, किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई, किसके किसके खिलाफ FIR लिखा गया, किसकी किसकी गिरफ्तारी, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, या बस कागजी कार्रवाई चल रहा है, मतलब ये दिखाने के लिए भी कि शायद देखिए हम पेड़ों की कटाई को लेकर कितने सख्त है, अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं, मतलब कुछ हो रहा है या फिर बस हवा हवाई? जी शिवम, बता दें कि इसमें एक ओनली फॉर एक कार्य मशीन पे कार्यवाही करी है जो कि उसकी तालीब की आरा मशीन है जिसको सीज कर दिया गया है, जबकि इसमें 3 लोग और वांछित है, नदीम और रिजवान, फरमान, सादाब, ये कई लोग शामिल है जिनके ट्रैक्टर थे अभी तक वहां पे भी नहीं पहुंच पाए हैं वन विभाग के अधिकारी। और एक कागज पूर्ति के लिए उन्होंने खाली एक पुष्टि कर दी है कि हम उचित कार्यवाही करेंगे, हमारी पुलिस से बात हो रही है, हम उनके ठिकानों पे जांच करेंगे और उनके ठिकानों पे जाके छापेमारी करेंगे। लेकिन अभी तक दिखाया जाए तो वन विभाग के हाथ खाली है और खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन ये घटना होती रहती है, जबकि सख्त आदेश है कि देश को हरी क्रांति की तर्ज पे चलाया जाए, हरे भरे पेड़ों को बचाया जाए, लेकिन लकड़ी माफियाओं के आतंक के अंदर में या साठ गांठ से देखा जा रहा है कि ये लोग उन पे कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाते और ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई। ये जो पूरी पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिल रही है, इससे तो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि चोर से बोलो चोरी करो और साहु से बोलो जागते रहना, मतलब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, मतलब सबको पता है कि पुलिस अंत में आएगी, तमाम कागजी कार्रवाई होगा और उसके बाद सब छूट जाएंगे। बाकी 9 सफेदा के पेड़ों को काट दिया गया, वो पेड़ थे, पौधे थोड़ी थे कि कोई ऐसे आया और हाथ से उखाड़ के लेके चला गया, आपको कानों कान खबर नहीं हुई। पेड़ों की कटाई हो रही होगी पूरा धड़ल्ले से और तमाम जो पोकलेन मशीनें हैं वो लगाई गई और प्रशासन के कानों कान तक ये खबर नहीं पहुंच पाई और अंत में आकर के मतलब ये दिखावा करना कि अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हम गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो हमारे यूपी बिहार में कहा जाता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, यानी अगले को भी पता है कि पुलिस सबसे लास्ट में ही आएगी। जी शिवम, बता दें कि मैं आपकी कहावत से इत्तेफाक रखता हूं कि जिसमें कि मेन रोड NH9 की जो ये बेल्ट है जिसमें यातायात विभाग खूब चलता रहता है और वन विभाग के आला अधिकारी भी उस रोड से गुजरते हैं, क्योंकि मेन बेल्ट है, मेन रोड है, तो जो मशीनों द्वारा ये पेड़ काटे गए, जिसमें कि 9 पेड़ काटे थे, जिसमें इन्होंने आरा मशीन से केवल 7 पेड़ों का बरामद किया है और ओनली फॉर कागज के तौर पे उसे सील कर दिया गया, जबकि 2 पेड़ अभी भी गायब है जो इनको नहीं पता चल रहा है। अगर CCTV से 2-3 दिन के बाद जाग रहे हैं और CCTV की घटना ध्यान रखते हुए उन पे मुकदमा कर रहे हैं, खाली खाना पूर्ति ही दिखाई दे रही है। अभी तक कोई भी वन विभाग ना तो फोन उठाने को तैयार है, ना कोई कार्रवाई की FIR की कॉपी देने को तैयार है। जी शिवम, वो देंगे भी कैसे, वो कैसे देंगे, मामला तो कुछ और है, फिर दिखाया कुछ और जा रहा है। खैर शाम, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रहिएगा, पूरी अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरकार सफेदा के 9 पेड़ों की चोरी कर ली गई, पोकलेन मशीनों को लगाया गया, काट दिया गया, लेकिन फिर वही है कि चोर से बोलो चोरी करो, साहु से बोलो जागते रहो, सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, यही काम कर रही है पुलिस और यही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में सामने आए लव जिहाद के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे चौथे आरोपी फहीम उर्फ लाला खां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी अफान खान समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और आरोप है कि अफान खान ने एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। और इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद शहर में भारी आक्रोश फैल गया और हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी अफान खान के घर पर पथराव किया और बाहर खड़ी 4 पहिया गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी है। पूरा मामला भरुआ सुमेरपुर कस्बे का है और फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी यह मामला जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में आरोपियों पर और भी सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के सामने आए हाईवे 34 पर हाईवे पार कर रही एक वृद्धा को, यानी वृद्ध महिला को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में वृद्धा को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक वृद्धा की पहचान 80 वर्षीय संतों के रूप में हुई है और जो जंगल में लकड़ी लेकर अपने गांव धरपा लौट रही थी। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद थार जो है कार सवार चालक गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो चित्रकूट जनपद में यूजीसी बिल के समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुरानी कोतवाली परिसर में एकत्र होकर दलित और ओबीसी समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकाला और तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजते हुए यूजीसी बिल को लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए यूजीसी बिल पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन यह बिल एससी, एसटी और ओबीसी समाज के हित में है। उनका दावा है कि इस बिल से उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो अब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यूजीसी बिल में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के तहत शिक्षा का अधिकार मजबूत होगा और इसलिए इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने 5 तारीख को कॉल दिया था कि यूजीसी के समर्थन में हम लोग एक आंदोलन करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी को एक यूजीसी बिल लागू किया गया था। जो जातिवाद को मानने वाले लोगों ने पूरे देश में, मानववाद प्रभुत्ववादी लोगों ने पूरे देश में इस बिल का विरोध किया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बिल को 29 जनवरी को रोक लगा दिया गया है और इसमें मार्च में डेट दी गई है। हम चाहते हैं कि यह दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक के विषय में है, उनके बच्चों के भविष्य की बात है और यूजीसी अगर पूरे देश में लागू हो जाएगा तो दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लोगों को भी वहां पढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में यूजीसी का बिल लागू हो ताकि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को वहां पढ़ने का मौका मिले और उनके साथ जातिवाद, भेदभाव की घटनाएं। तो प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जान देने जैसी कोशिश कर डाली। धाऊपुर गांव में वीरू नामक युवक एक तरफा प्रेम में इस कदर सिरफिरा हो गया कि 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के पोल पर चढ़ गया और तार से झूलने लग गया। युवक को बिजली पोल पर लटका देख गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और बिजली विभाग को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद करवाई और काफी मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की के घर वालों पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन परिजनों के इनकार करने पर उसने फिल्मी अंदाज में यह खतरनाक कदम उठाया। समय रहते पुलिस और बिजली विभाग की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।